हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और दिस इज माय क्वालिफिकेशन। और आज के क्लास में मैं बात करूंगा आपका वॉच टेबल टेस्ट के बारे में, क्लॉक टेस्ट के बारे में। ठीक है, जितने भी बच्चे हो आप लोग इस लेक्चर को उसी टाइम पे देखना जब आपके पास फ्री टाइम हो, जब आपका कंसंट्रेशन फुल हो। एक कप चाय लेना, बैठ जाना और अच्छे से पूरा देखना। मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा और इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा। ये लेक्चर 1 घंटा का होगा, 1.5 घंटा का होगा, 2 घंटा का होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से खत्म करेंगे। और जब ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा तब आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, आपको सिंगल कंफ्यूजन नहीं बचेगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपका RRC, GDC, ALP साइको टेस्ट के बारे में और RRB, ALP साइको टेस्ट के बारे में। ठीक है, एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। दोनों आपका ALP पोस्ट है, एक है आपका फ्रेश वैकेंसी, है ना, एक है आपका फ्रेश वैकेंसी और दूसरा है आपका डिपार्टमेंटल प्रमोशनल। तो GDCE वो एग्जाम होता है जो बच्चे किसी जोन में लोअर ग्रेड पे जॉब कर रहे होते हैं, उसी जोन में अगर ALP का पोस्ट का वैकेंसी आता है तो वो बच्चे एग्जाम दे करके, साइको टेस्ट दे करके ALP बन जाते हैं। तो ये है आपका डिपार्टमेंटल और ये है आपका फ्रेश वैकेंसी जो अभी आपका RRB ALP चल रहा है। एग्जाम कोई भी हो, पोस्ट ALP का ही है ना। तो ट्रेन ही चलाना है, ट्रेन का ड्राइवर ही बनना है, तो ALP का पोस्ट का जो साइको टेस्ट होता है वो दोनों के लिए सेम होता है, दोनों केस में ALP ही है। तो साइको टेस्ट भी आपका सेम होता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत करना कि सर GDCE ALP का साइको टेस्ट और RRB ALP का साइको टेस्ट में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है, इतना आपको पता चला। यहाँ पे आज मैं बात करूंगा आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। ALP साइको टेस्ट में आपका 5 सेक्शन होता है। सेक्शन 1 का जब लेक्चर आएगा तब आप देखना। सेक्शन 2 है आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण। और इसमें आपका टेबल टेस्ट होता है और वॉच टेबल टेस्ट होता है। तो आज के क्लास में बात करेंगे वॉच टेबल टेस्ट के बारे में। इसी को बोलते हैं क्लॉक टेस्ट और इसी को बोलते हैं घड़ी परीक्षण टेस्ट। इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन के लिए। और इस ग्रुप में तो हर एक बच्चा को रहना है, चाहे आप GDCE ALP साइको टेस्ट वाले हो, चाहे आप RRB ALP साइको टेस्ट वाले हो, इस ग्रुप में आप सभी को रहना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, याद रखना सब लोगों को इस ग्रुप में रहना है। फ्रेश वैकेंसी है ALP RRB का और इस ग्रुप में कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 75,000 प्लस स्टूडेंट आने वाले हैं इस ग्रुप में। ठीक है, तो आपको इसमें रहना है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, एक बात याद रखना, राइट नाउ यू आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन ऑल ओवर इंडिया फॉर साइको टेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन। अनलिमिटेड एजुकेशन पे आप हो, जितने भी आपके सीनियर होंगे जो ALP होंगे या रिलेशन में होंगे जो ALP होंगे, आप उनसे पूछना, आपको वो अनलिमिटेड एजुकेशन के बारे में बताएंगे। अनलिमिटेड एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे ज़्यादा फेमस इसी वजह से है, जो इसका कुछ कारण है। एक यहाँ पे जो मैं ये मल्टीपल अटेम्प्ट आपको टेस्ट में देता हूँ, ये है आपका 9। ठीक है, कहीं और से आप प्रैक्टिस करके देखना, आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में पता चलेगा। और ये अटेम्प्ट लिमिटेड नहीं है, ओके, ये मैं इंक्रीज भी कर दूंगा। अगर आप अनलिमिटेड पे एक बार आते हो तो एग्जाम तक आपको प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होगा। एक सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपका वेबसाइट और ऐप दोनों देगा साइको टेस्ट के लिए। साइको टेस्ट का प्रैक्टिस आपको वेबसाइट से करना है लैपटॉप पे, लेकिन कभी कभी अगर आपको मोबाइल में करना है तो आपको ऐप पे भी साइको टेस्ट चलेगा। टेस्ट का कमी नहीं है, 50 प्लस फुल टेस्ट, 300 प्लस सेक्शनल टेस्ट मेरे मन पे है, मैं इसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ। ठीक है, सेक्शनल फुल कुछ भी
आपको पहले सेक्शनल से प्रैक्टिस करना है। पहले आपको मोबाइल ऐप पे सारा का सारा वीडियो लेक्चर देखना है, फिर आपको सेक्शनल टेस्ट से प्रैक्टिस करना है और लास्ट में आपको फुल टेस्ट का प्रैक्टिस करना है लैपटॉप से। प्रैक्टिस फॉर साइको टेस्ट ऑन लैपटॉप इज मैंडेटरी, है ना। हर एक इंसान को, चाहे आप अपने लैपटॉप पे करो, चाहे फ्रेंड के लैपटॉप पे करो, चाहे साइबर कैफे में जाके करो, आपको साइको टेस्ट का प्रैक्टिस लैपटॉप पे करना जरूरी है, क्योंकि इसका इंटरफेस टफ होता है। मार्केट में आपको 2-3 जगह ही साइको टेस्ट मिलेगा पूरे इंडिया में, और उसमें भी आप सबसे बेस्ट अभी अनलिमिटेड एजुकेशन पे हो। बोथ लैंग्वेज टेस्ट सीरीज, साइको टेस्ट जो होता है आपको सिर्फ 2 लैंग्वेज में होगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरा लैंग्वेज साइको टेस्ट में नहीं होता है। तो ये आपको पता चला 100% फाइनल एग्जाम लाइक टेस्ट इंटरफेस, सिंगल प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन, जो आपको 100% फाइनल एग्जाम में जैसा आएगा वैसा पे आपको प्रैक्टिस करवाता है। इसके बाद आपको डिस्कशन टेलीग्राम ग्रुप, जो मैंने अभी बताया, 100% एरर फ्री टेस्ट। अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज का क्वालिटी इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा और इतना अच्छा है कि अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाते हो तो वापस से आप प्रैक्टिस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आओगे। फास्ट एंड स्मूथ सर्वर, डेडिकेटेड वीडियोज आपको मिलेगा जितना ज़रूरी है। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यहाँ पे लेक्चर बस एक बार देखो, अच्छे से समझो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। 1 ईयर वैलिडिटी और बेस्ट साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, है ना। आपको धीरे धीरे सारा पता चलेगा। अब चलो, साइको टेस्ट में ये टाइप्स है आपका ALP साइको टेस्ट का, जिसमें ये 5 तरह के टेस्ट आपके एग्जाम में होते हैं। फर्स्ट है आपका मेमोरी टेस्ट, सेकंड है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, थर्ड है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, फोर्थ है आपका टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट, और फिफ्थ है आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। हिंदी में आपका ये है, आप देख लेना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंग्लिश कंटेंट खोज रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो हिंदी में साइको टेस्ट पढ़ना चाह रहे होंगे, है ना। तो अब जो है आपका अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे ये टोटल 5 सेक्शन है, और इसमें जैसे कि 5 टाइप है ना। इसमें आपका 3 टाइप है, इसमें आपका 2 टाइप है ना, इसमें आपका 4 टाइप है, और इसमें आपका 3 टाइप है। तो 5 3 8 2 10 4 14 3 17, टोटल आपका 17 टाइप हुआ, है ना। तो इसमें आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट एक ऐसा सेक्शन है जिसमें लैंग्वेज मैटर करता है। आपको हिंदी चाहिए या आपको इंग्लिश चाहिए, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इफ़ यू वांट इंग्लिश कंटेंट लेक्चर, देन English content lecture I am going to provide for this section or all these section, okay। जो हिंदी में चाहिए जिसे, आपको पूरा का पूरा हिंदी में मिलेगा, और एक आपका बायलिंगुअल। तो ये आपको समझ में आया। टोटल 17 टाइप है, मैं आपको 51 वीडियोज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ओके, ठीक है। 51, जिसमें 17 आपका बाइलिंगुअल होगा, 17 आपका इंग्लिश कंटेंट में होगा, और 17 आपका हिंदी कंटेंट में होगा। ये आपको पता चला। तो आप कंफर्टेबल इंग्लिश में हो, इंग्लिश वाला 17 वीडियो देखो, आप कंफर्टेबल हिंदी में हो, हिंदी वाला 17 वीडियो देखो, और आप कोई भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो बाइलिंगुअल जो ये लेक्चर है जैसे आप देख लो। एक बार बस देखना है, समझना है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। 30% वेटेज है साइको टेस्ट का, तो इसको याद रखना। साइको टेस्ट को आपको सीरियसली लेना है। कारण है, साइको टेस्ट 50% बच्चे फेल करेंगे, 50% बच्चे पास करेंगे। तो जो 50% बच्चे फेल करेंगे वो उसी समय रेस से बाहर हो जाएंगे, चाहे आपका CBT 1 में CBT 2 में कितना भी नंबर क्यों ना हो। 50% बच्चे या 55% बच्चे बाहर होंगे, और जो बच्चे साइको पास करेंगे उन्हीं का आपका फाइनल मेरिट बनेगा, और साइको टेस्ट से 30% आपका मार्क्स भी ऐड होगा, और CBT 2 का 70%, और दोनों को मिला करके आपका मेरिट बनेगा।
मेमोरी टेस्ट में आपका ये 5 है। जब मेमोरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें आपका एक टेबल टेस्ट होता है जो कि अल्फ़ाबेटिक टाइप होता है और न्यूमेरिक टाइप होता है। तो टेबल टेस्ट आपका 2 टाइप का होता है और एक होता है आपका वॉच टेबल टेस्ट, इसको क्लॉक टेस्ट बोलते हैं और अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे। मुझे लगता है आज का लेक्चर आपका 1.5 आवर प्लस का जाने वाला है, तो आपको अच्छे से देखना है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा सेक्शन है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। इसका लेक्चर आ चुका है, ब्रिक टेस्ट का और हिडन क्यूब टेस्ट का लेक्चर आ चुका है। इससे पहले आपका सिलेबस एंड स्ट्रेटजी का वीडियो आया हुआ है, ब्रिक टेस्ट का आया हुआ है, हिडन क्यूब टेस्ट का आया हुआ है और ये आपका वॉच टेबल टेस्ट का है। इसके बाद हम लोग टेबल टेस्ट के बारे में देखेंगे। फोर्थ सेक्शन है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट। इसमें 4 टाइप मैंने बताया, यस नो टेस्ट, फाइंड डिजिट 6, फाइंड डिजिट 9 और पिक्चर प्लेसमेंट पोजीशन टेस्ट। ये अभी के टाइम पे सुपर इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा है। तो एक एक करके सब कुछ देखेंगे। क्लियर, चलो। और फिफ्थ सेक्शन है आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। इसमें सिमिलैरिटी टेस्ट होता है, सेम फिगर टेस्ट होता है, एक हेक्सागोनल टाइप का और एक ऑक्टागोनल टाइप का। तो ये आपका सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं दिन रात साइको ही करवाता हूँ पूरे इंडिया के, कोई भी जोन का हो, चाहे आपका मेट्रो एग्जाम हो, चाहे आपका DFCCIL हो, चाहे स्टेशन मास्टर हो, चाहे ALP हो। अलग अलग जोन में पैरेलल में एग्जाम चलता रहता है ना। तो लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है वो मुझे पता रहता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसमें ये 3 टाइप का होता है जिसमें हम लोग बात करेंगे वॉच टेबल टेस्ट के बारे में। अब यहाँ से समझना, जैसे जैसे बताएंगे एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है जहां भी मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा। तो ये RDSO का गाइडलाइंस है। क्या है? RDSO। अब बोलोगे RDSO क्या होता है? तो RDSO ही आपका साइको टेस्ट का सिलेबस डिजाइन करता है। ठीक है, स्टेशन मास्टर के लिए कौन सा साइको टेस्ट होना चाहिए, ALP के लिए कौन सा साइको टेस्ट होना चाहिए, मेट्रो एग्जाम के लिए कौन सा साइको टेस्ट होना चाहिए, वो डिजाइन आपका RDSO करता है। तो ALP के लिए RDSO का ये है आपका इंस्ट्रक्शन। तो RDSO बोलता है कि वॉच टेबल टेस्ट में आपको इस तरह का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी टू फॉलो अ सेट ऑफ गिवन डायरेक्शंस। ठीक है, यह परीक्षण दिए गए निर्देशों को समझने की योग्यता परीक्षण है। इन दिस टेस्ट सम इंग्लिश लेटर्स आर गिवन इन अ सर्कल अलोंग विथ सम नंबर्स रिटन इनसाइड स्क्वायर। ठीक है, इस परीक्षण में एक गोले में अंग्रेजी के कुछ अक्षर दिए गए हैं जिनके साथ वर्ग में कुछ संख्याएं लिखी गई है। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल गिव्स इंडिकेशन अबाउट डायरेक्शन। You will be asked questions based on this complete pattern. The answer will be a number given inside the square. RDSO कम लिखता है लेकिन टू द पॉइंट लिखता है। ठीक है, द आंसर विल बी अ नंबर गिवन इनसाइड द स्क्वायर। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आंसर विल बी द नंबर गिवन इनसाइड द स्क्वायर। ठीक है, गोले के केंद्र से दिशाओं की सूचना मिलती है। आपसे इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न के उत्तर वर्ग में दी गई कोई संख्या होगी। इतना आपको पता चला। टाइम जो है वो आपको 10 मिनट मिलने वाला है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 20 होगा। तो आपको ये समझ में आया कि वॉच टेबल टेस्ट में 10 मिनट का टाइम मिलेगा, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा। यहाँ पे ये RDSO का है, इस तरह का फिगर आपके एग्जाम में आएगा। ध्यान से देखना, हर एक चीज जरूरी है। एक ही तो लेक्चर है जो आपको देखना है 1 से 1.5 घंटा अच्छे से शांत मन से। ठीक है, और उसके बाद जो है आप देखोगे इसका इफेक्ट। तो इस टाइप का आपका फिगर होगा और इस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा। मैंने अभी आपको बोला क्वेश्चन का लैंग्वेज सिर्फ 2 होगा, एक आपका इंग्लिश और दूसरा आपका हिंदी। जैसे यहाँ पे है विच नंबर अपीयर्स जस्ट अपोजिट टू द नंबर बिटवीन B3 एंड D2। B3 और D2 के बीच में जो संख्या आती है उसके ठीक विपरीत दिशा में कौन सी संख्या है।
अब यहाँ पे जैसे मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, B3 और D2 के बीच में, तो यहाँ पे D2 है और यहाँ पे B3 है ना। तो B3 और D2 के बीच में जो संख्या आती है, B3 और D2 के मिडिल में जो संख्या आती है ना, विच नंबर अपीयर्स जस्ट अपोजिट टू द नंबर बिटवीन B3 एंड D2। तो A6 इज इन बिटवीन B3 एंड D2 है ना, A6 आपका B3 और D2 के बीच में है। तो इसके अपोजिट विच नंबर अपीयर्स जस्ट अपोजिट, तो जस्ट अपोजिट G5 है ना। इसके ठीक विपरीत दिशा में कौन सी संख्या है, तो G5। तो आंसर है G5। लेकिन यहाँ पे क्या आप देखे थे कि द आंसर विल बी अ नंबर गिवन इनसाइड द स्क्वायर। तो आपका स्क्वायर के अंदर क्या है, 5 है ना, G5 है और स्क्वायर के अंदर 5 है, तो इसका आंसर होगा 5। क्लियर है। अब आपका ऑप्शन इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसमें 1 2 3 4 5 होगा, तो 5 आंसर करोगे। और अगर सफलिंग किया होगा 4 5 2 1 3, तो उस केस में ये आंसर करोगे, मतलब आंसर आपका 5 है। तो 5 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर। उसी तरह से क्वेश्चन है, उत्तर दिशा से पूर्व दिशा तक छोटे रास्ते से आगे बढ़े तो कौन सी संख्या बीच में आती है। वाइल मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट बाय शॉर्टेस्ट रूट विच नंबर अपीयर्स इन बिटवीन द टू। तो आपको नॉर्थ से ईस्ट जाना है, तो आपका नॉर्थ यहाँ पे है और ईस्ट यहाँ पे है। एक रास्ता ये भी है और एक रास्ता ये भी है, तो आपको बोला गया है छोटे रास्ता से, स्मॉल रूट से। तो ये है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये आपका रास्ता हुआ, इसके बीच में D2 है। क्या है, D2। उत्तर दिशा से पूर्व दिशा तक छोटे रास्ते से आगे बढ़े तो कौन सी संख्या बीच में आती है, तो आपका D2 आता है बीच में। तो आंसर क्या होगा, स्क्वायर के अंदर क्या है, 2, तो आंसर होगा आपका 2। ठीक है, ये आपको समझ में आया। उदाहरण 1 का उत्तर 5 और 2 का उत्तर 2 है। अब वॉच टेबल में दुनिया भर का कंसेप्ट है, और जब तक हम लोग एक एक कंसेप्ट के बारे में नहीं देखेंगे तब तक आपको कंफ्यूजन होगा, है ना। तो अच्छे से देखना है। अब टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम जो आपका होगा उसमें जब आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करोगे अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे या इंडिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको अलग अलग टाइप के इमेजेस मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये आपका एक टाइप है इमेज का, इसमें आपका इस तरह से है, D1 देखो कैसे लिखा हुआ है, और इसमें आप देखो एक साथ लिखा हुआ है ना। ये आपने देखा, यहाँ पे देखो आपको ये डायरेक्शन दे दिया है और यहाँ पे आपका नहीं है, तो ये आपने देखा है ना। यहाँ पे देखो आपका NEWS लिखा हुआ है, इसमें आप देखो नहीं लिखा हुआ है। तो ये सब आपको समझना है कि इस तरह से आपका इमेज अलग अलग तरह का होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका बॉक्स के अंदर है, यहाँ पे देखो बॉक्स है ही नहीं, है ना। तो ये आपको समझ में आया। तो बेसिकली सब कुछ सेम ही है, बस ये एक डिजाइन है। क्या है, डिजाइन है। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये भी आपका अलग टाइप का इमेज है ना। चलो ये आपको समझ में आया। यहाँ पे आप देखो, इसमें आपको देखो बाहर लिखा हुआ है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट के लिए छोड़ दो। इसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर डायरेक्शन बाहर देता है तो कंसेप्ट चेंज हो जाता है, तो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, फिर आपका ये है, और यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है कि इमेज इन फाइनल एग्जाम। तो आपको माइंड में ये मेकअप करके रखना है कि मेरा जो फाइनल एग्जाम में इमेज होगा वो इस टाइप का होगा। आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होगा, आपको लेटर और डिजिट का कॉम्बिनेशन होगा, आपको डिजिट बॉक्स के अंदर में होगा। आप इसको अच्छे से देखो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने आपको क्या बोला, RDSO जो आपको बताता है वैसा ही आपसे पूछता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जिस तरह से है, तो सेम इमेज मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से सेम है। तो आप ये फिगर को हो सकता है तो रफ में ड्रॉ कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको
आएगा इस टाइप का इमेज में। अब हम लोग बात करते हैं वॉच टेबल टेस्ट के बारे में। तो पहले थोड़ा सा मैं कंसेप्ट दिखाता हूँ कि कौन कौन सा कंसेप्ट पे हम लोगों को फॉलो करना है, फोकस करना है ना, और अच्छे से समझना है। जैसे आपका कंसेप्ट नंबर 1 है कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन, आपका सेकंड है आपका कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट, है ना। उसके बाद है आपका कंसेप्ट रोटेशन का, लेफ्ट का और राइट का। उसके बाद है आपका प्रीसीडिंग क्या होता है, सक्सीडिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंसेप्ट एक्सचेंज के बारे में, एक्सचेंज ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ लेटर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ डिजिट नंबर क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंसेप्ट फ्रॉम का और ऑफ का। उसके बाद हम लोग देखेंगे इन फ्रंट और अपोजिट के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस फॉर्मेशन बाय जॉइनिंग ऑफ पॉइंट और कंपोनेंट, ठीक है, बिंदुओं या घटकों को मिलाकर त्रिभुज, आयत, समचतुर्भुज का निर्माण। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, परपेंडिकुलर वर्टेक्स के बारे में, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका अल्फाबेट लेटर के बारे में। उसके बाद सिंपल मैथ बेस्ड देखेंगे जिसमें आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट आपका आता है, ठीक है। इंग्लिश के साथ साथ मैंने हिंदी भी लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे अपना अच्छे से देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं वॉच टेबल टेस्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वॉच टेबल होता क्या है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन है डायरेक्शन का, लेटर का और डिजिट का। क्या है वॉच, क्या हुआ आपका कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्शन एंड पेयर, है ना। एक एक वर्ड पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो डायरेक्शन एंड पेयर। अब आप बोलोगे सर ये पेयर का मतलब क्या हुआ, तो पेयर का मतलब हुआ आपका व्हाट, लेटर प्लस डिजिट, ठीक है, डिजिट। ये हुआ आपका पेयर का मतलब, या इसी को कह सकते हैं कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, कंपोनेंट। तो जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये A3 ये क्या है, तो A3 जो है वो आपका कंपोनेंट हुआ। A3 जो है ये आपका क्या हुआ, कंपोनेंट हुआ, कंपोनेंट, जिसमें A है आपका लेटर और 3 है आपका डिजिट। अब एक क्वेश्चन मैं यहां से आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट A3, तो आप बोलोगे 3। हमेशा बॉक्स के अंदर जो डिजिट है वो वैल्यू होता है उससे रिलेटेड लेटर का, ठीक है, एकदम से याद कर लो। जैसे मैं पूछूंगा कि ईस्ट में क्या है, तो आप बोलोगे C2 है। तो मैं बोलूंगा ईस्ट में जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 2। C2 कंपोनेंट हुआ, उस कंपोनेंट में C लेटर हुआ और उस लेटर का वैल्यू 2 हुआ। तो कंपोनेंट का वैल्यू भी 2 हुआ और लेटर का वैल्यू भी 2 हुआ। उम्मीद करता हूं कंफ्यूजन नहीं होगा। साउथ में K5 है, तो साउथ में जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू कितना है, 5। साउथ में कौन सा कंपोनेंट है, K5, K का वैल्यू कितना है, 5। साउथ में कंपोनेंट है K5, तो साउथ में जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू कितना है, 5। साउथ में कंपोनेंट है K5, K का वैल्यू कितना है, बोलोगे 5। तो हमेशा बॉक्स के अंदर जो होता है वो वैल्यू होता है, ठीक है। और हमेशा हम लोग आंसर करेंगे इस डिजिट के हिसाब से। यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन के बारे में। तो ये है आपका एक क्लॉक। इसमें जैसे आप मैप देखते होगे, अपना इंडिया का मैप देखते होगे, उसमें आप समझते होगे कि इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। जैसे गुजरात वगैरह आपका वेस्ट में है ना। ईस्ट में आपका इस वाला स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में आपका जैसे त्रिपुरा, असम, ये सब है। तो ये आप समझते होगे। साउथ जैसे आपका कन्याकुमारी है, नॉर्थ आपका इधर जम्मू कश्मीर तरफ, है ना। तो उसी पैटर्न पे आपका ये क्लॉक का डायरेक्शन डिसाइड हुआ है। तो ये है आपका ईस्ट। अब जैसे मैं हूं, तो
ये है मेरा ईस्ट। अब आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि जब ये ईस्ट है, आप यहाँ से इधर की तरफ देख रहे हो तो ये ईस्ट है, तो आपके लेफ्ट में नॉर्थ होगा, राइट में साउथ होगा और पीछे आपका वेस्ट होगा। जैसे यहाँ पे सन है, मान करके चलो सन है, सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे आपका सन है, तो आप सन के तरफ ईस्ट है, तो यहाँ से आप बोलोगे ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो इसी डायरेक्शन को फॉलो करना है। समझ में आया? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और ऐसे कर दूं, तो ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो ये हुआ आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे उत्तर पूरब, ये आपको आता होगा, उत्तर पूरब। ये है आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। ये है आपका वेस्ट साउथ, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, जो समझो, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, और ये हुआ आपका साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये आपको आता होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं उत्तर पूर्व, ये है आपका उत्तर, उत्तर पश्चिम, और ये है आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये है आपका दक्षिण पूर्व। तो ये आपको आता होगा। ठीक है, चलो, तो ये है आपका डायरेक्शन। तो अब यहां से जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि नॉर्थ में क्या है, तो आप बोलोगे A3, साउथ में क्या है आप बोलोगे K5। ध्यान से समझना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ईस्ट में क्या है C2, वेस्ट में क्या है D1, नॉर्थ ईस्ट में क्या है G4, साउथ वेस्ट में क्या है E5, नॉर्थ वेस्ट में क्या है आपका M4, और साउथ ईस्ट में क्या है F3। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, है ना। हर तरह के लेवल के बच्चे होते हैं, तो आप कहीं और फंस रहे होगे, कोई बच्चा कहीं और फंस रहा होगा, तो हर एक बच्चा का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, 1 से 1.5 घंटा का क्लास अच्छे से देखो, लाइफ में कभी वाच टेबल टेस्ट दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद कंसेप्ट 2 है आपका कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट। अब कंपोनेंट का आपका हिंदी होता है अवयव। इसको समझ में आया? हिंदी में जब आप क्वेश्चन देखोगे तो अव्यय लिखा होगा या घटक लिखा होगा, और इंग्लिश में आपका कंपोनेंट लिखा होगा, तो आपको सब कुछ समझना है। तो कंपोनेंट, अब यहाँ पे देखो, पेयर, जोड़ा और युग्म, हिंदी भी आपको समझना है और इंग्लिश भी आपको समझना है। पेयर इसका होता है जोड़ा, युग्म, और यह है आपका फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं आवृत्ति। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कंपोनेंट, ये क्या है कंपोनेंट है, A3 क्या है कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या है कंपोनेंट, ये सारा क्या है कंपोनेंट। तो ये आपको समझ में आया। अब पेयर क्या होता है ये थोड़ा सा समझो। पेयर का मतलब क्या होता है, दो, काउंटिंग में दो, उसको बोलते हैं पेयर। तो यहाँ पे आप अच्छे से देखो, ये 4 और ये 4 पेयर में है। टोटल यहाँ देखो 3 4 2 3 5 5 1, तो 1 का पेयर नहीं बनता है, 1 का पेयर नहीं है। 4 का आपका पेयर है, ठीक है, आपका 3 का भी पेयर है, ओके, और आपका 5 का भी पेयर है। तो ये आपको समझ में आया कि पेयर का मतलब, जब आप क्वेश्चन बनाओगे और पूछा जाएगा कि हाईएस्ट पेयर कौन सा है, लिस्ट पेयर कौन सा है, कंटिन्यूअस पेयर कौन सा है, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये है आपका कंटिन्यूअस पेयर 5, 2 है नंबर में, तो ये आपका पेयर हुआ और कंटिन्यू है। यहाँ पे आपका 4 पेयर में है, ये कंटिन्यू नहीं है, इसके बीच में A3 है। यहाँ पे आपका 3 और ये पेयर में है, लेकिन इसके बीच में G4 और C2 है। ओके, 2 का पेयर नहीं है, ठीक है, 1 का पेयर नहीं है। ओके, तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बनता है फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से समझना, जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। क्या होता है, रिपीटेशन।
तो मैं पूछूंगा इस पूरे क्लॉक में 5 कितना बार आया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 2 बार। कितना बार? 1 2। तो 5 का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 2। मैं बोलूंगा 3 कितना बार आया हुआ है, आप बोलोगे सर 2 बार, तो 3 का फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 2। मैं बोलूंगा 1 का फ्रीक्वेंसी कितना बार है, 1 का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 बार। समझ में आया? रिपीटेशन। तो जब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या बोलता है, कहाँ से कहाँ जाना है, और उसके बीच में फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब आप ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाते हो तो 5 का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो आप बोलोगे 2। 5 2 टाइम है। क्लियर? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि वेस्ट से जब आप नॉर्थ की तरफ जाते हो तो 4 का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 4 2 है लेकिन आंसर होगा 1। क्यों? क्योंकि मैं वेस्ट से लेकर के नॉर्थ तक ही गया, तो ये मेरा रास्ता है, इस रास्ता में 4 एक ही बार आया है, तो आंसर आपका 1 टाइम ही होगा। तो 4 का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 1। उस समय 2 मत करना। ये सब क्लियर होगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब। तो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी समझाया, मैंने आपको पेयर का कंसेप्ट समझाया कि पेयर का क्वेश्चन कैसे बनाओगे। अब यहाँ पे रोटेशन के बारे में बात करेंगे। रोटेशन क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, घुमाव बाएं दाएं। अब जैसा कि मैं यहाँ पे हूँ, है ना, यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे हो, ये रोटेशन हुआ। अगर मैं आपको बोलूँगा दाएं, है ना, तो आप ऐसे जाओगे। मैं बोलूँगा बाएं तो आप ऐसे जाओगे, है ना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक तरह से समझो। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, घड़ी के दिशा में। क्लॉकवाइज आपका घड़ी की दिशा में, है ना, दिशा में। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज आप बोलोगे घड़ी के विपरीत दिशा में। अब ये एक तरह से आपका घड़ी ही तो है, वॉच टेबल टेस्ट नाम ही है, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये एक तरह से घड़ी है, वाल पे दीवार पे आपके सामने घड़ी है। अब घड़ी चल रहा है, तो जब मैं क्लॉकवाइज का बात करूंगा तो आप ऐसे जाओगे दाएं हाथ के तरफ। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज का बात करूंगा तो आप ऐसे जाओगे। तो ये आपको आता होगा। उसी तरह से दायां, हमेशा याद रखना इस केस में कभी भी कुछ भी करोगे ना तो आप सेंटर पे रह के करोगे। एकदम से लिख लो, अभी नोट डाउन कर लो। आप कुछ भी करोगे तो आप सेंटर पे रह के करोगे। आप इधर देखो, ठीक है, आप इधर देखो। अब आपको, आप इधर देख रहे हो, अब आपको दाएं जाना है तो आप इधर जाओगे, बाएं जाना है आप इधर जाओगे। आप यहाँ पे हो इधर, आपको दाएं जाना है आप इधर जाओगे, बाएं जाना है आप इधर जाओगे। ये आपको आता होगा। क्लियर है? जब इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ से आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो आप ऐसे जाओगे। मैं आपको बोलूंगा साउथ से आपको क्लॉकवाइज जाना है तो आप ऐसे जाओगे। हमेशा आप सेंटर से देखोगे, हमेशा आप सेंटर से देखोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। कुछ भी करेंगे सेंटर से करेंगे। क्लियर? चलो, फोर्थ कंसेप्ट है आपका प्रेसीडिंग और सक्सीडिंग। प्रेसीडिंग का हिंदी होता है आपका पूर्ववर्ती और सक्सीडिंग का हिंदी होता है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। इसको आपको समझना पड़ेगा। जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो ना, आप ये समझो कि अनुवर्ती और उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है, और इंग्लिश मीडियम वाले सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है ना। तो प्रीसीडिंग का मतलब होता है पूर्ववर्ती और सक्सीडिंग का मतलब होता है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। अब जैसे मैं बोलूंगा आपको कि आप नॉर्थ में हो, नॉर्थ का कंपोनेंट है A3, क्या है? A3। तो इसका प्रीसीडिंग कंपोनेंट कौन सा है? तो प्रीसीडिंग का मतलब होता है पूर्ववर्ती, पहले का,
पहले का, है ना, ठीक पहले का। तो इसके ठीक पहले, अब पहले का डिसाइड कैसे करोगे? इसके पहले ये है या ये है, आप कैसे डिसाइड करोगे बताओ? हमेशा यू हैव टू टेक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑलवेज यू हैव टू टेक क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपका क्लॉक है, आपको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट कर लो। अब आप मुझे बताओ, आप ऐसे करके जा रहे हो, आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे आए, है ना, आप यहाँ से गए थे, यहाँ से गए थे, यहाँ से गए थे, यहाँ से गए थे। तो अभी आप यहाँ पे हो, तो इससे पहले आप कहाँ पे थे बताओ? आप बोलोगे सर यहाँ पे थे, है ना। तो इसके पहले कौन सा हुआ? M4। इसके पहले G4 क्यों नहीं हुआ? हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज पाथ के हिसाब से बात करेंगे। क्लियर है? चलो एक बार और अच्छे से समझाते हैं। हमेशा क्लॉकवाइज को फॉलो करेंगे। आप यहाँ से स्टार्ट किए, आप गए यहाँ, मैं इस रास्ता को क्यों नहीं ले रहा हूँ बताओ? हमेशा यू हैव टू फॉलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे गए। ये आपका पाथ है। क्या है? पाथ। तो अब आप यहाँ पे हो, मैं आपसे पूछूंगा कि आप इससे पहले कहाँ पे थे? तो आप बोलोगे सर इससे पहले G4 पे थे। मैं बोलूँगा इसके बाद आप कहाँ पे जाओगे? आप बोलोगे सर F3 पे जाएंगे। तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से, क्लॉकवाइज पाथ के हिसाब से प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग डिफाइन करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो मैं डायरेक्ट पूछता हूँ आपसे, M4 के पहले क्या है? तो आप बोलोगे सर D1। M4 के बाद क्या है? तो आप बोलोगे A3। M4 के अनुवर्ती कौन सा है या उत्तरवर्ती कौन सा है? A3। M4 के पूर्ववर्ती कौन सा है? तो D1। ठीक है, तो आपका उत्तरवर्ती या अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? ठीक बाद का, बाद का। और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पहले का, पहले का। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन अब से नहीं होगा। ओके, यहाँ पे हो इंग्लिश वाले, अगर नहीं समझ में आया है तो प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग कंपोनेंट ऑफ M4 तो D1। ओके, सक्सीडिंग कंपोनेंट ऑफ M4 तो A3। ऑलवेज यू हैव टू फॉलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, ठीक है। बाकी तो इंग्लिश कंटेंट का एक कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में आपका लेक्चर आएगा, तो आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, कमेंट कर देना यार, जिसे कंप्लीट इंग्लिश चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि मैं सिंगल लाइन भी हिंदी नहीं बोलूं, इच एंड एवरी पॉइंट आई विल हैव टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, तो आप लोग कमेंट करो। ओके, और आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में पढ़ाया जाए, तो भी आप कमेंट करो, ताकि मुझे भी एक एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि बच्चों का डिमांड क्या है। कंसेप्ट आपका 5 है एक्सचेंज। इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो एक्सचेंज आपका 4 तरह का होता है, अच्छे से समझो। एक्सचेंज ऑफ डायरेक्शन, दिशा का अदला बदली। एक्सचेंज ऑफ कंपोनेंट, घटकों का अदला बदली। एक्सचेंज ऑफ लेटर, अक्षरों का अदला बदली। एक्सचेंज ऑफ डिजिट, नंबर, अंक संख्या का अदला बदली। तो यहाँ पे शॉर्टकट में बस इतना ही समझाऊंगा कि जिसके बारे में बात करेगा उतना ही करेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा हूँ एक्सचेंज ऑफ डायरेक्शन, दिशा का अदला बदली। अब ये नॉर्थ है और ये साउथ है, मैं नॉर्थ को साउथ कर दूंगा और साउथ को नॉर्थ कर दूंगा, तो मेरा सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है। कंपोनेंट A3 यहीं पे रहेगा और K5 यहीं पे रहेगा। ठीक है, इसको समझोगे कैसे? इसको समझोगे कैसे? जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्थ को साउथ से एक्सचेंज करने के बाद साउथ में क्या है, तो नॉर्थ को साउथ से एक्सचेंज किए तो नॉर्थ के जगह साउथ हो गया, साउथ के जगह नॉर्थ हो गया। अब क्वेश्चन है साउथ में क्या है, तो साउथ यहाँ पे आ गया ना, तो साउथ में A3 ही है। A3 पहले नॉर्थ में था, अभी भी A3 वहीं पे है, लेकिन नॉर्थ साउथ हो गया है। और क्वेश्चन पूछा है साउथ में क्या है, तो साउथ में A3 है। साउथ में ये नहीं करोगे आप, K5 नहीं करोगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दिए हैं। तो अब साउथ ये नहीं है, साउथ ये है। तो डायरेक्शन जब चेंज करेंगे तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेंगे, कंपोनेंट मेरा जैसा है, जहां है वहीं रहेगा। ठीक है,
उसी तरह से एक्सचेंज ऑफ कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि A3 को K5 से एक्सचेंज कर देंगे, तो A3 के जगह हो गया K5 और K5 के जगह हो गया A3। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साउथ में क्या है, तो साउथ में तो K5 है, लेकिन आप आंसर क्या करोगे A3। क्यों? कंपोनेंट एक्सचेंज हुआ है। अब K5 की जगह पे A3 है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। देखो अब है आपका एक्सचेंज ऑफ लेटर। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखो ध्यान से, जब कंपोनेंट के बारे में बात होगा ना, मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, कंपोनेंट। A3 आपका कंपोनेंट है, A3 क्या है? कंपोनेंट है, लेकिन इसमें लेटर कौन सा है? A है, और डिजिट कौन सा है? नंबर कौन सा है? 3 है। तो जब एक्सचेंज ऑफ लेटर का बात होगा तो सिर्फ लेटर ही एक्सचेंज करेंगे, और एक्सचेंज ऑफ नंबर का बात होगा तो सिर्फ नंबर ही एक्सचेंज करेंगे। लेकिन एक्सचेंज ऑफ कंपोनेंट का बात होगा तो दोनों एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि नॉर्थ के कंपोनेंट का लेटर को साउथ के कंपोनेंट के लेटर से एक्सचेंज कर देंगे तो नॉर्थ का कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा? नहीं समझ में आया? नॉर्थ का लेटर ए है, उसको साउथ के लेटर के से एक्सचेंज कर देंगे। अब ए यहाँ आया और के यहाँ आया। अब नॉर्थ का कंपोनेंट कौन सा बन गया? तो अब बन गया K3, और साउथ का कंपोनेंट कौन सा बन गया? A5। 5 और 3 जैसा था वैसा ही है, सिर्फ लेटर आपका एक्सचेंज हुआ है। तो नॉर्थ में कौन सा कंपोनेंट है? K3, और इसका वैल्यू कितना है? 3। तो 3 आंसर होगा। बाद में ट्रिक भी बताऊंगा कैसे फास्ट करोगे, है ना? समझ में आया? और उसी तरह से अगर डिजिट भी चेंज हो, जैसे यहाँ पे मान करके चलो डिजिट के बारे में है कि नॉर्थ के डिजिट को साउथ के डिजिट से चेंज कर दे। लैंग्वेज कुछ भी बना सकता है, नॉर्थ के डिजिट को साउथ के डिजिट से चेंज कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो नॉर्थ में वैल्यू कितना है, या नॉर्थ के कंपोनेंट का वैल्यू कितना है? तो 5। तो समझ में आ गया होगा। तो इतना ही आपको समझना है कि जब एक्सचेंज ऑफ लेटर का बात होगा तो सिर्फ लेटर चेंज करेंगे, जब एक्सचेंज ऑफ डिजिट का बात होगा या नंबर का बात होगा तो सिर्फ नंबर चेंज करेंगे, एक्सचेंज ऑफ कंपोनेंट में दोनों चेंज करेंगे, और एक्सचेंज ऑफ डायरेक्शन में सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका फ्रॉम और ऑफ। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफ़ी बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन में रहते हैं, है ना? वो भूल जाते हैं, बेसिकली कन्फ्यूजन नहीं होता, भूल जाते हैं। तो फ्रॉम का मतलब होता है इंक्लूड से, और ऑफ का मतलब होता है एक्सक्लूड के। अब ऑफ में एक्सक्लूड करना है या फ्रॉम में एक्सक्लूड करना है, ये बच्चों को याद नहीं रहता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप छोटा सा कैसे भी करके याद कर सकते हो। जैसे के है, ऑफ का मतलब के होता है, ये तो आपको पता होगा, और फ्रॉम का मतलब से होता है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन के में एक्सक्लूड है और से में इंक्लूड है, ये बच्चों को नहीं समझ में आता है, कंफ्यूजन में रहते हैं। तो डाइवोर्स से समझो, तलाक, इससे समझ सकते हो, है ना? इसमें क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। बेसिकली ये मैंने समझाया क के लिए, ये क और ये क। ऑफ का मतलब क्या होता है? के, और तलाक में भी क्या है? क, है ना? तो यहाँ से समझोगे। तो तलाक, इसमें क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है? एक्सक्लूड, आपको छोड़ देना है। समझ में आया? आपको क्या करना है? छोड़ देना है। तो ऑफ में हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और फ्रॉम में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। जब आप एक समझ जाओगे तो दूसरा आप कर लोगे, है ना? तो जब आप ये समझो, अब जैसे एक लाइन बताता हूँ, जब क्वेश्चन क्लियर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूंगा A3 से दाएं, दूसरा, ध्यान से समझो, A3 से दाएं दूसरा। तो मैंने बोला से, तो से का मतलब क्या हुआ? इंक्लूड। क्या हुआ? इंक्लूड, है ना? तो से, तो A3 से दाएं, दाएं जाना है और इंक्लूड करना है दूसरा। तो ये हुआ पहला और ये हुआ दूसरा, यही हुआ आपका इंक्लूड, मतलब इसको लेके काउंट किए। और A3 के दाएं दूसरा बोलते तो इसको छोड़ देते, फिर एक और दो बोलते। फ्रॉम
A3 गो टू दी सेकेंड राइट। तो इस केस में क्या करोगे, फ्रॉम है तो फ्रॉम में इंक्लूड करना है तो 1 2, ओके। और ऑफ A3 रहेगा गो टू दी सेकेंड राइट ऑफ A3। तो ऑफ आ गया तो एक्सक्लूड करेंगे, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लेक्चर लास्ट तक देखना है, थोड़ा थोड़ा करके कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा जब क्वेश्चन बनाएंगे तब। उसी तरह से एक काफी प्यारा सा, मतलब पूरा इंडिया में बुक के ऑथर, साइको टेस्ट के टीचर, स्टूडेंट, ये सब में एक समझो इंटरनल फाइट चल रहा है ना, इन फ्रंट और अपोजिट में, है ना। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ और जो मैं समझाने जा रहा हूँ और जिसका मैं रेफरेंस लेने जा रहा हूँ, आज के बाद इस कंसेप्ट पे किसी भी ग्रुप में किसी भी टीचर से आप लोग डिस्कस मत करना, जो मैं बता रहा हूँ उसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है, समझ में आया। इन केस ऑफ डायरेक्शन, इन केस ऑफ कंपोनेंट, बचपन से पढ़ते आए हो कि नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है, बचपन से पढ़ते आए हो। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको RDSO पैटर्न के बारे में, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, वहां पे लिखा हुआ है क्लियरली, देखो जो RDSO बोलता है हम लोगों को वही फॉलो करना है। RDSO ने लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ द सर्कल गिव्स इंडिकेशन अबाउट डायरेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज के बाद किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इस लाइन को नोट डाउन कर लेना। सेंटर ऑफ द सर्कल गिव्स इंडिकेशन अबाउट डायरेक्शन, गोले के केंद्र से दिशाओं की सूचना मिलती है, गोले के केंद्र से दिशाओं की सूचना मिलती है, गोले के केंद्र से दिशाओं की सूचना मिलती है। तो हमेशा आपको सेंटर से दिशा का पता लगाना है, डायरेक्शन का पता लगाना है। अब यहाँ पे इस टाइप का आप फिगर एक बार अच्छे से देखो, देखो ये बच्चा से पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे देख रहे हो, आपसे पूछा जाएगा कि ये बच्चा कहाँ पे देख रहा है, आप बोलोगे ईस्ट में, तो इस बच्चा के लिए ईस्ट ये है, इस बच्चा के लिए वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है। तो इस बच्चा से पूछा जाएगा बताओ ईस्ट में क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मैं भी लूंगा और आपको भी अच्छे से समझना है। मैं आपसे पूछूंगा ईस्ट में क्या है, तो आप बोलोगे C2। ईस्ट में क्या है, सूरज भगवान। ईस्ट में क्या है, C2। इन द ईस्ट क्या है, C2। इन द ईस्ट क्या है, C2। इन फ्रंट ऑफ ईस्ट, यहीं पे बच्चे मार खाते हैं। इन द ईस्ट किसी को कंफ्यूजन नहीं है, इन द ईस्ट पूरब में C2। इन फ्रंट ऑफ ईस्ट, इसका भी आंसर होगा C2, पूरब के सामने। अब पूरब काफी लोग बोलते हैं ये है, बोलते हैं ना, लेकिन ये पूरब नहीं है। RDSO कहता है दिशा का संख्या, दिशा के बारे में सेंटर से पता लगाएंगे, तो सेंटर में पूरब यहां है, पूरब के सामने क्या है, C2। पूरब में क्या है सबको आता है, पूरब के सामने क्या है, C2। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं पश्चिम, पश्चिम का पता आप यहां से नहीं लगाओगे, पश्चिम का पता यहीं से लगाएंगे, यहां से, ये एरो देख रहे हो ना, ये एरो यहां से। पश्चिम में क्या है, D1। पश्चिम के सामने क्या है, D1। इन फ्रंट ऑफ वेस्ट, D1, ठीक है। इन फ्रंट, नॉर्थ ये है देखो, इन द नॉर्थ A3, इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ A3।
इन द साउथ K5, इन फ्रंट ऑफ साउथ K5। हमेशा आपको डायरेक्शन का पता यहां से लगाना है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये डायरेक्शन है, ये है आपका नॉर्थ। तो नॉर्थ के सामने A3, नॉर्थ में A3, ठीक है। अब इसी को चेंज कर देते हैं, नॉर्थ के अपोजिट। अब बताओ, बचपन से पढ़ते आए हो यार, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है। तो नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ A3, इन फ्रंट ऑफ साउथ K5, इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ A3, अपोजिट ऑफ नॉर्थ। तो अपोजिट ऑफ नॉर्थ, अपोजिट ऑफ नॉर्थ क्या होगा? साउथ। तो अपोजिट ऑफ नॉर्थ साउथ वाला K5, अपोजिट ऑफ साउथ तो नॉर्थ, ठीक है। ये समझ में आया? यहां पे किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको सेंटर से सब कुछ करना है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, इन द ईस्ट आप बोलोगे C2, इन फ्रंट ऑफ ईस्ट आप बोलोगे C2, अपोजिट टू ईस्ट D1। तो इन केस ऑफ डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट, both are different, both are different, ठीक है। ध्यान से समझना, इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ A3 होगा, लेकिन अपोजिट ऑफ नॉर्थ K5 होगा, तो दोनों अलग अलग होता है। तो इन केस ऑफ डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट बोथ आर डिफरेंट, ये टीचर लोग गलत बताते हैं, है ना। और इन केस ऑफ कंपोनेंट बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। जैसे मैं यहां पे बोलता हूं, क्या है? A3, डायरेक्शन कहां पे है? डायरेक्शन यहां पे है, सेंटर में है, बट कंपोनेंट कहां पे है? कंपोनेंट सरकमफ्रेंस पे है, दोनों सेम नहीं है। डायरेक्शन सेंटर में है, कंपोनेंट सरकमफ्रेंस पे है। तो कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। A3 और K5 एक दूसरे के आमने सामने है। A3 के सामने क्या है? K5। इन फ्रंट ऑफ A3 इज K5, इन फ्रंट ऑफ K5 इज A3। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अपोजिट का देखते हैं, A3 के अपोजिट क्या है? तो आप बोलोगे K5। K5 के अपोजिट क्या है? आप बोलोगे A3। A3 के सामने भी K5 है, A3 के अपोजिट भी K5 है, ठीक है। तो इन केस ऑफ कंपोनेंट बोथ आर सेम। इसको अच्छे से आप लोग नोटबुक में इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना, क्योंकि जब बच्चे 50,000 और 70,000 ग्रुप में आएंगे ना, दुनिया भर का कंफ्यूजन और डिस्कशन होगा इस टॉपिक पे। 10 टीचर 5 टीचर का वो लेक्चर देखेंगे, 4 टीचर आपको ये बताएगा, 5 टीचर आपको वो बताएगा, है ना। तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। कोई ऐसा बुक नहीं है जो आपको ये क्लियरिफाई किया हुआ है। एक, मैं तो नाम नहीं लूंगा, कोई एक बुक है, उसका चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन में आपको इस कंसेप्ट पे आंसर दिया हुआ है, और उसी बुक का चैप्टर नंबर 9 में इस कंसेप्ट पे आंसर दिया हुआ है। जब पूछा जाएगा तो बोलेंगे एक सही है एक मिसप्रिंट है। तो बेसिकली ये सब कंफ्यूजन इसी वजह से क्रिएट हुआ है। तो हम लोग अपने मन से कुछ नहीं बताया, ये जो मैंने आपको बताया ये मैं अपने मन से नहीं बताया, आपको वही फॉलो करना है जो RDSO बताता है। हो सकता है बाकी टीचर्स ने RDSO का गाइडलाइंस नहीं देखा होगा, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। RDSO अपने गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यू हैव टू थिंक अबाउट डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल।
दिशा का ज्ञान जो है ना वो आपको इस वृत्त के केंद्र से लगाना है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया। अगला कंसेप्ट है आपका ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस फॉर्मेशन बाय ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स और कंपोनेंट। अब यहाँ पे आपको बोला जाएगा A3, C2, K5 और D1 को आप जोड़ो, ऐड करो, तो आप देखोगे ये रोम्बस बना। क्या बना? रोम्बस। अब इसमें पूछा जाएगा कि इसका एक कॉर्नर C2 है, तो इसके राइट में क्या है, इसके लेफ्ट में क्या है, इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है। या पूछा जाएगा इस रोम्बस के अंदर में C2 के राइट में क्या है, उस कंडीशन में K5 हो जाएगा। यहाँ ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? बिंदुओं या घटकों को मिलाकर त्रिभुज, आयत, समचतुर्भुज का निर्माण। समझ में आया? फिर से बताता हूँ। A3, D1, K5, C2 को मिला करके आप एक चतुर्भुज बनाए, रोम्बस बनाए, रेक्टेंगल बनाए, स्क्वायर बनाए। अब आपसे पूछा जाएगा A3 के राइट में क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन। A3 के राइट में क्या है? आप बोलोगे G4। लेकिन क्वेश्चन होगा इस रोम्बस के अंदर में A3 के राइट में क्या है, तो ये चारों कॉर्नर है ना, तो इस रोम्बस के इनसाइड द रोम्बस व्हाट इज इन द राइट ऑफ A3, तो A3 के दाएं तरफ C2 होगा रोम्बस के अंदर में जब बात करेंगे तो। ठीक है? और अगर रोम्बस के अंदर में बात नहीं करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन होगा कि A3 के राइट में क्या है, तो आप बोलोगे G4। तो यहां से ये आपको समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है? एक क्वेश्चन है आपका काफी फेमस है, इंपॉर्टेंट है। वैसे जितना भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, आपको बस एक बार अच्छे से ये लेक्चर को देखना है, नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है और उसका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से प्रैक्टिस करना है। तो आपका कंसेप्ट है वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल या परपेंडिकुलर वर्टेक्स। अब इसको अच्छे से समझो, ये वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, काफी लोगों को ये नहीं पता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज समझते होगे आप लोग, समद्विबाहु त्रिभुज, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होता है। जैसे ये A है, ये B है और ये C है। तो सपोज करो इसमें AB बराबर AC है, तो ये दो साइड इक्वल है, तो दो इक्वल साइड का इंटरसेक्शन पॉइंट, दो इक्वल साइड का इंटरसेक्शन पॉइंट या कॉमन पॉइंट जो होगा उसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। क्या है? वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। द पॉइंट एट विच टू इक्वल साइड मीट। ठीक है? टू इक्वल साइड मीट, दो बराबर भुजा जिस बिंदु पे मिलता है उसको वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। और सपोज करो इसी तरह से अगर ऐसा ट्रायंगल हो जाता, ऐसा ट्रायंगल हो जाता, ये A है, ये B है, ये C है और इसमें आपका AB और BC बराबर हो जाता। ठीक है? एक बार अच्छे से फिर से समझा देते हैं। मान लो आपका इस तरह का एक ट्रायंगल हो जाता, ऐसे मतलब परपेंडिकुलर बन जाता। ये A है, ये B है और ये C है और AB बराबर BC हो जाता और ये मिलता नहीं, ये दो इक्वल लेंथ सिर्फ मिल नहीं रहा है, साथ ही साथ 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे परपेंडिकुलर वर्टेक्स। ये है आपका नॉर्मल वर्टेक्स ट्रायंगल का जहां पे दो इक्वल साइड मिलता है, और ये है आपका परपेंडिकुलर वर्टेक्स जहां पे दो इक्वल साइड मिलता भी है और साथ ही साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। क्लियर? जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, A3 D1 C2 को मिलाए
तो आप इसको अच्छे से देखो तो आप बोलोगे सर इस दो के बीच में एक है और इस दो के बीच में एक है, तो ये और ये मेरा इक्वल है। इस ट्रायंगल को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आप बोलोगे कि सर इसमें देख करके लग रहा है कि ये और ये इक्वल है। तो दो इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल कहाँ पे मीट कर रहा है? A3 पे। तो ये है आपका वर्टेक्स। क्या है? वर्टेक्स। समझ में आया? और उसी तरह से अगर मान लो ऐसा आ जाए कि इसको मिलाए, M4 को E5 से मिलाए और उसके बाद E5 को F3 से मिलाए और M4 को F3 से मिलाए, तो ये भी तो एक ट्रायंगल बना ना, ये भी एक ट्रायंगल बना। इस कंडीशन में आप देखो, आप बोलोगे सर इसमें तो देख करके लग रहा है मेरा ये साइड और ये साइड इक्वल है ना? ये साइड और ये साइड दोनों के बीच में एक है, दोनों के बीच में एक है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है। और फिगर देख के लग रहा है मेरा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये है मेरा परपेंडिकुलर वर्टेक्स। क्या है? परपेंडिकुलर वर्टेक्स। तो ये आपको समझ में आ गया। आज के बाद आपको वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका पॉइंट नंबर 10, कंसेप्ट है आपका अल्फाबेट ऑर्डर या अल्फाबेट लेटर। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है? इसमें आता है कि जैसे इस पूरे वाच में जो सबसे लेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका लेटर है उसका वैल्यू कितना होगा। अब आप बताओ इसमें AGCFKEDM, इसमें सबसे लिस्ट नंबर किसका है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? यहाँ पे आपको ये वैल्यू नहीं देखना है, यहाँ पे A है, G है, C है, F है, K है, E है, D है, M है। आप बोलोगे सर लिस्ट में तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से A सबसे कम होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो 3। तो आंसर क्या होगा? 3। सबसे ज्यादा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे बड़ा लेटर कौन सा है बताओ? आप बोलोगे सर इसमें तो M है ना? M है, तो M का वैल्यू कितना है? 4। तो अल्फाबेट लेटर पे क्वेश्चन आपका आता है, तो इसको आप समझना अच्छे से, ठीक है? चलो, उसके बाद आपका मैथ बेस्ड क्वेश्चन आता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं समझाने के लिए बताता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा कंपोनेंट है? तो आप बोलोगे सर G4। इस कंपोनेंट का वैल्यू कितना है? आप बोलोगे सर 4। इसका स्क्वायर रूट कितना है? आप बोलोगे सर 2। तो आंसर क्या होगा? 2। नॉर्थ ईस्ट में व्हाट इज द कंपोनेंट इन द नॉर्थ ईस्ट? What is the value of the component in the northeast? है ना? What will be the square root of the component which is in the northeast? ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में जो कंपोनेंट है, जो घटक है, जो अवयव है, उसका जो मान है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, उसका वर्गमूल कितना होगा। समझ में आया? उसी तरह से वेस्ट में जो मान है उसका क्यूब रूट कितना होगा, तो 1 का क्यूब रूट कितना होता है? 1। उसका क्यूब कितना होगा? तो 1। ठीक है, समझ में? उसका स्क्वायर कितना होगा? तो 1। ऐसे करके क्वेश्चन आपका बनता है, एडिशन पे, सब्सट्रैक्शन पे, मल्टीप्लाई पे, स्क्वायर रूट पे, क्यूब रूट पे। ओके, चलो अब मैं यहां से जितना भी चीज मैंने आपको बताया है इस पे बेस्ड लगभग 40 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा 40 क्वेश्चंस आपका ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। इसके बाद आपका सिर्फ एक टास्क है और वो टास्क है टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करना। हमेशा याद रखना, साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्पीड गेन करोगे, है ना? इसमें सीखने वाली कोई बात ही नहीं है। 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी देर का ये लेक्चर है, बस इतना ही आपको देखना है वीडियो में। इसके बाद आपको कभी वीडियो नहीं देखना है। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाना है। जितना बार मन करे उतना बार लगाओ। 20/20
10 मिनट में 20/20 आना चाहिए। 20 मार्क्स जब तक नहीं आता है तब तक प्रैक्टिस करो, है ना। सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस पहले करना है। प्रैक्टिस हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल में हो सकता है आप 20 आउट ऑफ 20 ले आओगे, लेकिन एग्जाम में तो सेक्शनल नहीं होगा। एग्जाम में फुल टेस्ट होगा। फुल टेस्ट में क्या है, माइंड पे प्रेशर है ना। तुरंत आपका मेमोरी टेस्ट आएगा, तुरंत आपका वाच टेबल टेस्ट आएगा, तुरंत आपका ब्रिक टेस्ट आ जाएगा, तुरंत आपका पिक्चर पोजीशन टेस्ट आ जाएगा, तुरंत आपका ऑक्टागोनल टेस्ट आ जाएगा। माइंड में दुनिया भर का प्रेशर है, टेंशन है, हेडेक है। तो प्रेशर हैंडल कैसे करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से वहाँ पे प्रेशर हैंडल करोगे। तो अब मैं आपको ये 40 क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको दिखाता हूँ अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट सीरीज क्यों है नंबर 1 पे, क्यों मैं बोलता हूँ, क्यों इतने बच्चे यहाँ पे आते हैं, क्या है इसका टेस्ट इंटरफेस, सब कुछ यहाँ पे मैं 2-4 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। फिर इसके आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हमेशा याद रखना, इफ यू पीपल आर सीरियस then you must have to come at this platform for psycho test preparation। ठीक है, चलो यहाँ पे आप लोग अपने मोबाइल में या लैपटॉप में चेक कर सकते हो। जैसे अभी पूरे इंडिया में ये GDC ALP साइको टेस्ट को लेके फेमस है। तो जैसे जितने भी GDC वाले बच्चे हो, तो GDC ALP साइको टेस्ट, ये जब आप सर्च करोगे तो देखना सबसे ऊपर में अनलिमिटेड एजुकेशन का आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाना। यहाँ से जब आप जाओगे वेबसाइट पे तो आपका इस तरह से आएगा, पूरी तरह से कस्टमाइज है। यहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लेना। कोई प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट में ही GDC RRB ALP साइको है, इस पर क्लिक करना। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से जो है वो ओपन होगा। यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करते रहते हैं कि सर एक एक टेस्ट को अनलॉक करना पड़ेगा क्या, तो जी नहीं, एक एक टेस्ट को अनलॉक नहीं करना है। ये पूरा का पूरा जो है वो आपका एक साथ ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री वीडियोज, पेड वीडियोज, PDF सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और टेस्ट में भी आपको फुल टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट सारा कुछ यहाँ पे आपका दिया हुआ है। जब आप सेक्शनल टेस्ट पे क्लिक करोगे इस तरह से आपका मेमोरी टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, ये सब आपका आ जाता है। और कौन सा टेस्ट में कितना क्वेश्चन है, कितना टाइम है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फ्री वीडियोज पे क्लिक करोगे तो आपका सारा का सारा फ्री वीडियोज आ जाएगा। पेड वीडियोज पे क्लिक करोगे तो सारा का सारा आपका पेड वीडियोज आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेप्थ परसेप्शन टेस्ट पे जाओगे तो आपका ब्रिक टेस्ट, हिडन क्यूब टेस्ट आ जाएगा। इस तरह से सब कुछ है। क्लियर। अच्छी बात क्या है अनलिमिटेड एजुकेशन का, कि आपको वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल, फुल, ऐप, वेबसाइट सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे ही मिलता है। ऊपर में आप देख रहे होगे एक मार्क्यू टेक्स्ट चल रहा है, तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट इसका व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का ज्वाइन कर सकते हो। क्लिक हियर, है ना, एंड ज्वाइन। ओके, लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करना और यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बना लेना। अपना नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड जो मन है सेट करके, स्टेट, मोबाइल नंबर डालना और उसके बाद अपना लॉगिन करना होगा। लॉगिन कर सकते हो, पासवर्ड भूल जाते हो फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हो। ये सब आसान चीज़ है। मोबाइल नंबर से भी OTP के हेल्प से लॉगिन कर सकते हो, है ना। हर एक सिस्टम मैंने आपका दिया हुआ है। जैसे ALP वाले बच्चे हो तो आप लोग फुल टेस्ट 1 मैंने फ्री किया हुआ है, तो आप लोग भी फ्री टेस्ट लगा करके कम से कम पैटर्न देख लो। पैसा लगाना है, बिना पैसा का तो आपको साइको टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में। तो पैसा लगाना है तो अच्छे से लगाना है, अच्छा जगह पे लगाना है जो इफेक्टिव हो, है ना। आप लोग सिंपली RRB ALP साइको टेस्ट सर्च कर लेना और फुल टेस्ट फ्री है ना, तो आप लिख देना फ्री। जैसे ही आप लिखोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे फिर से आपका अनलिमिटेड एजुकेशन ही आएगा। तो आप यहाँ से चले जाना वेबसाइट पे और उसके बाद एक बार रजिस्टर कर लेना। ठीक है, तो जब रजिस्टर करके लॉगिन करोगे तो इस तरह से आपका वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग जाना और टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना। जब आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो ऑल इंडिया में जितना भी साइको टेस्ट होता है वो यहाँ पे है आपका। तो आप ALP साइको टेस्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे जाके पहले सेक्शनल आप लोगों को लगाना है। ठीक है, पहले सेक्शनल का प्रैक्टिस आपको करना है। यहाँ पे फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में जाओगे और वाच टेबल टेस्ट आपका आ जाएगा और
आपका टेबल टेस्ट आ जाएगा इसी में नीचे, ठीक है। जब आप इसके नीचे जाओगे तो टेबल टेस्ट आपका आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 9 अटेम्प्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे 8 बार आप अटेम्प्ट और कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे और इस तरह से आपका साइको टेस्ट ओपन होगा। इसका आप सर्वर देखो, इसका आप क्वालिटी देखो, है ना। 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम चलता है, ओके। और 5 मिनट तक एग्जाम में आप बैठे रहोगे, लेकिन घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे स्किप करो और आपको मेन सेक्शन का प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी जितना भी एग्जाम हो रहा है ना, वहाँ पे दुनिया भर का स्क्रॉलिंग आता है, तो स्क्रॉलिंग प्रैक्टिस आपको करना है। मैं आपको दोनों दूंगा, विदाउट स्क्रॉलिंग वाला भी और विथ स्क्रॉलिंग वाला भी। विदाउट स्क्रॉलिंग में आपको क्वेश्चन पूरा दिखेगा, है ना, और विथ स्क्रॉलिंग में आपको क्वेश्चन हाफ दिखेगा। बाकी के लिए आपको स्क्रॉल करना है और उसके बाद आंसर करना है, फिर वापस से आपको जाना है, फिर से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ऐसे करके क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आंसर करना है। इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। अभी जितना भी लेटेस्ट एग्जाम चल रहा है उसमें स्क्रॉलिंग के साथ आ रहा है, तो मैंने स्क्रॉलिंग दिया हुआ है ना। और इसमें टाइम बर्बाद होता है, काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको बनाना है, लेकिन जब इतना ज़्यादा स्क्रॉलिंग करना होगा ना, तो आप 10-11 भी नहीं बना पाओगे और आपका टाइम खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि साइको टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस जरूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड आप गेन करोगे। तो मैं आपको विदाउट स्क्रॉलिंग वाला भी दूंगा और विथ स्क्रॉलिंग वाला भी दूंगा, आपको दोनों का प्रैक्टिस करना है, कहीं से कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, और जब आप ये बना लेते हो और सपोज करो आप सबमिट करते हो टेस्ट को, है ना, ऑटो सेव होता है, आपको सेव नहीं करना पड़ता है। साइको टेस्ट का इंटरफेस आपको पहले समझना पड़ेगा, काफ़ी टफ इंटरफेस होता है। तो जब आप इसको सबमिट करते हो, तो जैसे मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी जीडीसी में जैसे ये 3000 बच्चे, 2912 बच्चे ये टेस्ट लगाए हुए हैं। अब अनलिमिटेड एजुकेशन का खासियत क्या है कि आपका जो है, यहाँ पे देखो, ये आपका स्कोर है ना, ये आपका रैंक है। आपने इतना बनाया, जैसे अटेम्प्ट 1 का बात कर रहा हूँ, आपका एक्यूरेसी है, आपका ये एवरेज है। ये एवरेज समझते हो ना, जितना बच्चा ये टेस्ट लगाया सारा का ये एवरेज है। अब टी स्कोर क्या होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा। तो टी स्कोर का जो फॉर्मूला होता है उसमें ये डेटा बैठा करके आपका स्कोर, एवरेज स्कोर, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सब कुछ करके मैं यहाँ पे टी स्कोर आपको दिखाता हूँ। रियल 100% जेन्युइन ऑथेंटिक टी स्कोर पूरे इंडिया में, सिंगल प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। आप इसको कल चेक करोगे, 10 बच्चे और ज़्यादा आ जाएंगे, एवरेज स्कोर चेंज हो जाएगा, तो आपका टी स्कोर चेंज हो जाएगा, है ना। बाकी प्लेटफॉर्म वाले क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। मैनिपुलेट मतलब क्या, आपका 15 आएगा 50 दिखाएंगे, आपका 16 आएगा 56 दिखाएंगे, आपका 17 आएगा 62 दिखाएंगे, आपका 10 फ्रेंड है सबका 17 आएगा, सबका 62 दिखाएंगे। आप 10 दिन बाद चेक करोगे तो भी 62 ही दिखेगा। 10 बच्चा देगा तो भी 62 ही दिखेगा। 10,000 बच्चा देगा तो भी 62 ही दिखेगा। वो लोग डेटा के साथ मैनिपुलेशन किए हुए रहते हैं, तो ऐसे में आपको एग्जैक्ट परफॉर्मेंस का आइडिया नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये जो दिखाता हूँ ये कैलकुलेट होकर के, फॉर्मूला पे कैलकुलेट होकर के आता है। जब और इसमें 50 बच्चे आ जाएंगे और आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ आप अपना टी स्कोर चेक करोगे 5 दिन के बाद, तो आपका ये डेटा चेंज हो जाएगा। 42 से ज़्यादा होगा तो आप क्वालिफाई होगे, 42 से कम होगा तो आप डिस्क्वालीफाई होगे। तो आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करना है कि आप जितना भी सेक्शनल टेस्ट लगाते हो, जितना भी फुल टेस्ट लगाते हो, आपको क्वालिफाई होना है, ठीक है। तो ये है, साइको टेस्ट काफ़ी टफ होता है, 3-4 प्लेटफॉर्म ही मिलेगा। मेरे तरफ से सजेशन यही है, आप सारे प्लेटफॉर्म का फ्री टेस्ट लगा करके चेक करो, कंपेयर करो, 10, 20, 50 फ्रेंड से पूछो, फीडबैक लो, उसके बाद आप कहीं भी पैसा लगाओ और अच्छे से प्रिपरेशन करो। मिस्टेक कहीं से भी नहीं करना है आपको, सिलेक्शन इस बार लेके रहना है। 30% वेटेज भी है, तो स्कोर जितना ज़्यादा ला सकते हो उतना लाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा स्कोर आएगा, उतना ज़्यादा टी स्कोर आएगा और उतना ज़्यादा आपका 30% मार्क्स होगा, ठीक है। 0.0003 से सिलेक्शन रुक जाता है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस बात को याद रखना।
इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी काम कैसे करता है तो आप समझ गए होंगे, लेना कैसे है आपको ये भी पता चल चुका होगा। लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको पार्ट 1 रहने देता हूँ। आपका काम है पूरी तरह से कंसेप्ट को अच्छे से राइट करके प्रैक्टिस करना, समझना। 40 to 45 क्वेश्चंस हम लोग और देखेंगे। इसको अच्छे से कवर करने के बाद आपका जितना भी मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है सब क्लियर हो जाएगा। आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वेट करो, मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, है ना। 40 से 45 मिनट का वो लेक्चर होगा, उसमें आसानी से सब कुछ कवर कर लेंगे। मैं आपको वहाँ पे क्विक अप्रोच बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, कैसे स्पीड गेन करना है, कैसे टाइम को सेव करना है ना। क्वेश्चन देखना भी नहीं है पूरा और आंसर कर देना है, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। जितना भी कंसेप्ट है वाच टेबल टेस्ट का मैंने लगभग सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर आपके मन में कोई छोटा सा भी कंफ्यूजन अभी भी बचा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि मैं अगला क्लास जो लाऊंगा जिसमें मैं 40 to 45 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ट्रिक्स वगैरह आपको बताऊंगा, टाइम सेव कैसे करना है वो सब बताएंगे। तो उसी में आपका जो भी कंफ्यूजन होगा उसको भी क्लियर कर देंगे। तो इसको आप लोग पार्ट 1 समझो, इसको आप लोग पार्ट 1 समझो वाच टेबल टेस्ट का। और इसके बाद मैं एक पार्ट और लाऊंगा, पार्ट 2, है ना। तो आपका ये वाच टेबल टेस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं इसके पार्ट 2 वाले लेक्चर में जल्द ही। बाय, थैंक यू।